नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा। आज हम क्षितिज काव्यखंड में करेंगे उत्साह कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के समय से पहले हुए निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता तथा दार्शनिकता दिखाई देती है। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। एक और इनकी कविताओं में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव झलकता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति आक्रोश का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना। जिसमें कवि ने बादलों को बुलाया है, उनका आह्वान किया है। इस कविता में कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की कामना करता है। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुखी बनाने का आग्रह करता है। कवि बादल को नवजीवन प्रदान करने वाला तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों रूपों में देखता है। तो आइए अब शुरू करते हैं उत्साह कविता की व्याख्या। यहाँ कवि बादल में उत्साह व क्रांति का स्वर सुनता है। उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। जैसे किसी को बुलाते हैं, उसे संबोधन देते हैं। और यहाँ कवि ओ संबोधन दे रहा है बादलों को। घेर घेर यानी कि घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना। घोर का अर्थ होता है भयंकर, अर्थात बादलों की भयंकर गर्जना। गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान। धाराधर, धाराधर का अर्थ होता है धारा को धारण करने वाले या जल को धारण करने वाले, अर्थात बादल। ओ धाराधर, ओ धाराधर का अर्थ है ओ बादल। ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस पूरे आकाश को घेर लो। कवि बादलों को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है, ताकि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती पर ठंडक कर दें, उसे वर्षा का जल प्रदान करें। ललित ललित काले घुंघराले। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, मनोहारी। काले, काला रंग। घुंघराले यानी कि करली, घुंघराले बाल। बादल देखने में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। कवि ने बादलों के रूप को ऐसा माना है मानो किसी बच्चे के काले, घुंघराले, घने और सुंदर केश होंगे। रूप, रंग और फैलाव की समानता के कारण कवि ने बादलों की कल्पना ललित काले, घुंघराले बालों से की है। यहाँ कवि ने बादल का मानवीकरण किया है, क्योंकि बादल के यहाँ पर बाल दिखाए हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल, बाल यानी कि बच्चा।
कल्पना, कल्पनाएं। जिस प्रकार बाल जीवन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पनाएं, यानी कि बच्चों के जीवन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसी प्रकार बादल का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं ढेर सारी होती हैं, मनोहारी होती हैं, उसी प्रकार बादल की छवि भी मनोहारी व सुंदर प्रतीत होती है। इसलिए कवि ने बादल के परिवर्तित रूप वे सौंदर्य में बाल मन की सी अर्थात बच्चों के मन की सी कल्पना की है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन देने वाले। विद्युत छवि उर में बादल के हृदय में, अर्थात जिस प्रकार बादलों के भीतर बिजली की चमक कौंधती है, उसी प्रकार कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति है। यहाँ कवि ने बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहा है। कवि ने बादल को यहाँ बादल नहीं बल्कि एक कवि के समान माना है। कवि निराला जी कहते हैं, जिस प्रकार बादलों के हृदय में बिजली की आभा होती है, बादलों में क्रांति की कड़क और शक्ति होती है, उसी प्रकार कवि की कविता में भी परिवर्तन लाने की औजस्विता होती है। समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। कविता में नवीनता है। बादलों के बीच चमकती बिजली को देखकर निराला जी को लगता है जैसे बादलों ने अपने हृदय में बिजली की छवि को अब तक छिपाया हुआ था। बादल नवजीवन देने वाले हैं। उसी प्रकार निराला जी भी अपने जीवन में बादल की गर्जना जैसी निडरता, बिजली जैसी ओजस्विता और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। आगे चलते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा। वज्र शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार का अस्त्र, और वज्र का अर्थ कठोर व भीषण भी होता है। कवि बादलों से कहता है कि हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। नूतन कविता का अर्थात नई कविता। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और अपनी गर्जना से, जन चेतना से विप्लव और क्रांति को जन्म दो। आगे देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन, परेशान, और लोग यहाँ पर व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं भयंकर गर्मी के कारण। उन्मन थे उन्मन का मतलब होता है अनमने होना। आप देखते हैं गर्मी में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान से रहते हैं गर्मी के कारण। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि यहाँ पर कहता है कि भयंकर गर्मी के कारण चारों ओर बेचैनी थी, लोग व्याकुल थे, गर्मी के कारण हर मनुष्य परेशान था। उन्मन थे उन्मन, लोगों के मन उछटे हुए थे, लोग अनमने थे। विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व संसार, निदाघ भयंकर गर्मी, सकल सारे, जन लोग। संसार के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण अत्यधिक दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से। अज्ञात जिसका हमें ज्ञान ना हो, जिसका हमें पता ना हो। तो कवि बादलों के लिए कहता है, आए अज्ञात दिशा से, तब ना जाने आकाश की किस दिशा से ये बादल चले आए। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, और यहाँ पर कहा गया है बादलों के लिए। तो कि अचानक पता नहीं किस दिशा से ये बादल जो है वो चले आए। तप्त धरा। तप्त का अर्थ होता है तपती हुई, भयंकर गर्मी के कारण तपती हुई धरती। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि यहाँ पर कहता है कि बादलों तुम बरसो, और बरस के जो तपती हुई जो धरती है, इस तपती हुई धरती को जल से तुम फिर से तुम शीतल कर दो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतलता प्रदान करो, उन्हें ठंडक दो। तुम खूब गरजो और बादलों बरसो। तो बेटा ये थी आपकी कविता की व्याख्या।
चलिए कविता की व्याख्या करने के बाद अब कविता का काव्य सौंदर्य देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस कविता में बादल की घनघोर गर्जन का बहुत प्रभावशाली चित्रण हुआ है। उसे पौरुषवान कवि के रूप में प्रस्तुत करना कवि की एक मनोरम कल्पना है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, यह एक आह्वान गीत है क्योंकि यहाँ पर जो कवि हैं वो बादलों को बुला रहे हैं। भाषा यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में ओजपूर्ण प्रस्तुति है। छायावादी युग है। आगे यहाँ पर देखिए, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, इस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। ध्वनिवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि ने मुक्तछंद कविता, यह मुक्तछंद कविता है। यहाँ पर ये जो पूरी कविता है वो मुक्त छंद में है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने बोला है धाराधर ओ, बादलों को बुलाया जा रहा है, संबोधन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर है संबोधनात्मक शैली। बादल जो है वो प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली भी है। ये लाइन देखिए, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर, घेर घेर शब्द में शब्द रिपीट हुआ है, शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों के अर्थ समान है। घेर मीन्स घेर लेना। जहाँ शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी समान हो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए, यहीं पर है घेर घोर, घेर में घे वर्ण की आवृत्ति हुई है, घेर में घे वर्ण आया है और घोर में भी घे वर्ण यानी कि घे वर्ण की आवृत्ति हुई है। और जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। घेर घोर में अनुप्रास अलंकार। अगला है यहाँ पर ललित ललित, ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, शब्द रिपीट हुआ है और दोनों के अर्थ भी सेम है, तो यहाँ पर हुआ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट, काले घुंघराले, काले घुंघराले, यहाँ पर बादल जो है, बादलों को एक बच्चे के समान, जो आसमान को बच्चों के समान बताया है, और जो आसमान में जो बादल हैं उन्हें बताया है काले काले बालों के समान। कहने का मतलब है यहाँ पर बादलों का मानवीकरण हुआ है, तो मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट, बाल कल्पना कैसे पाले, कैसे, जहाँ कहीं पर सा से सी शब्द आता है वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, तो यहाँ है उपमा अलंकार। नेक्स्ट, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, यहाँ पर आप देखेंगे बादल को कवि के रूप में दर्शाने के कारण, कवि को बादल का रूप, जो बादल है बादल को कवि का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। दूसरे में आइए, विकल विकल, फिर से वही है, शब्द की आवृत्ति हुई है और शब्द की आवृत्ति के साथ साथ दोनों के अर्थ भी सेम है, यानी कि वर्ड रिपीट हुआ है लेकिन दोनों के अर्थ सेम है, इसलिए यहाँ पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बेटा ये थी आप लोगों की कविता उत्साह, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भली भांति समझ आई होगी। धन्यवाद।